हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बहुत सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप स्टार्टिंग से अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। दे आर अपलोडेड ऑन चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा था और ट्रांसपिरेशन होता किसकी हेल्प से है? स्टोमेटा की हेल्प से। सो आज के लेक्चर में हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे और क्या मैकेनिज्म है जिससे कि ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेट होती है। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। सबसे पहले स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए फिगर में स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, जिसमें कि ये जो दो आपको किडनी शेप के सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये गार्ड सेल्स हैं। और स्टोमेटा क्या है इसमें? ये जो बीच में सेंटर में पोर दिखाई दे रहा है, दिस इज स्टोमेटा एंड दीज टू आर द गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के बाहर ये जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं सब्सिडियरी सेल्स। गार्ड सेल के अंदर जो लाइन्स दिखाई दे रही हैं इनको बोलते हैं हम माइक्रोफाइब्रिल्स। अब आपको मैं डिटेल में यहाँ पे नोट्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। ये स्टोमेटा होते क्या है, आपका ऐसे लिखना है कि स्टोमेटा जो है वो टिनी अपर्चर, छोटे छोटे होल्स होते हैं। कहां पर होते हैं? एपिडर्मिस जो होती है ना, लीव्स की एपिडर्मिस, और जो यंग स्टेम है, ब्राउन कलर वाली स्टेम नहीं, जो यंग स्टेम जो ग्रीन कलर की होती है उस पे प्रेजेंट होते हैं, उसकी एपिडर्मिस पे, और लीव्स की एपिडर्मिस पे। बहुत सारे जब होते हैं, जब हम प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं तो हम स्टोमेटा कहते हैं, और एक जब हम बात करते हैं सिंगुलर की, एक होल की, एक अपर्चर की, तो हम स्टोमा बोलते हैं। हर एक स्टोमा के दोनों तरफ क्या होता है? स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स का नाम क्या है? गार्ड सेल्स। किस शेप के होते हैं? किडनी या फिर बीन शेप के। इनकी क्या स्पेशलिटी है कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। इनकी जो इनर वाली वॉल होती है गार्ड सेल की, वो बहुत ही थिक मतलब मोटी होती है और इलास्टिक नेचर की होती है, और जो बाहर वाली होती है वो बहुत ही थिन यानी कि पतली सी होती है। अब ये स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होती है? जो गार्ड सेल की टर्जिडिटी है, कितना टर्जिड है, कितना ठोस है वो गार्ड सेल, उस पर डिपेंड करता है। उसमें जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टोमेटा क्लोज होता है और उसके अकॉर्डिंग स्टोमेटा ओपन होता है। देखो, जब गार्ड सेल्स जो है इनकी टर्जिडिटी इंक्रीज हो गई, यानी कि ज्यादा टर्जिड हो गए, इनके अंदर वाटर आ गया जिसकी वजह से ज्यादा स्वेल हो गए हैं, ज्यादा टर्जिड हो गए हैं, तो फिर क्या होगा? जब ये स्वेल होंगे तो ये बाहर की तरफ, जो इनकी आउटर वॉल है, बल्ज आउट, बाहर की तरफ बल्ज आउट करने लगेगी, और जो इनर वॉल है वो क्रीसेंट शेप में आ जाएगी, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा का अपर्चर है वो ओपन हो जाता है। समझ में आ गई? गार्ड सेल में जैसे ही वाटर आया, टर्जिडिटी इंक्रीज हुई, गार्ड सेल स्वेल हो गए, तो गार्ड सेल की जो आउटर वॉल है वो बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ बल्ज आउट करने लगेगी, और इनर वाली जो वॉल है वो क्रीसेंट शेप में आ जाएगी, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। दूसरा एक और रीजन है स्टोमेटा के ओपन होने का। एक तो गार्ड सेल की टर्जिडिटी हो गई, दूसरा जो गार्ड सेल के अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, जो अभी मैंने दिखाया ना फिगर में लाइंस बनी हुई थी, उनका ओरिएंटेशन देखो। उनका ओरिएंटेशन कैसा होता है? दे आर ओरिएंटेड रेडियली, रेडियल डायरेक्शन में होता है, rather than longitudinally, which make it easier for stomata to open। यानी कि जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो उस टाइम पे जो गार्ड सेल के अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वो रेडियल डायरेक्शन में ओरिएंट होने लगते हैं। ठीक है, गार्ड सेल के और बाहर क्या होता है? मैंने फिगर में दिखाया था, सब्सिडियरी सेल्स, जिनको कि हम एसेसरी सेल्स भी कहते हैं। उनका नेचर कैसा होता है? वो भी मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स हैं। जैसे गार्ड सेल जो थे वो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल थे, ऐसे ही सब्सिडियरी सेल्स मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स हैं। यहाँ पे दो पॉइंट क्या नोट करने वाले हैं कि अगर तो लीफ डाइकॉट प्लांट की है, डाइकॉट की लीफ है, तो क्या होगा कि लीफ के लोअर वाले सरफेस में स्टोमेटा का नंबर ज्यादा हो जाएगा, और अगर मोनोकॉट की लीफ है तो लीफ का चाहे अपर सरफेस हो चाहे लोअर सरफेस हो, दोनों में नंबर ऑफ स्टोमेटा इक्वल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि लोअर सरफेस पे ज्यादा होंगे, लेकिन डाइकॉट लीफ के केस में लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होंगे। अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट्स की, तो मोनोकॉट्स में क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं दे आर एलिप्सॉइडल या फिर डम्बेल शेप होती है। ठीक है, और मोनोकॉट्स के गार्ड सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा को हम क्या कहते हैं? ग्रामिनेसियस स्टोमेटा या फिर पोएसियस स्टोमेटा, जिसमें कि गार्ड सेल किस शेप के हैं? डम्बेल शेप के या फिर एलिप्सॉइडल। अभी मैं आपको फिगर में भी दिखाऊंगी आगे। ठीक है, और ये जो स्टोमेटा होते हैं, ग्रामिनेसियस स्टोमेटा, जो कि मोनोकॉट्स में होते हैं, इनकी एंड वॉल, ये देखिए मोनोकॉट्स मैंने बताया ना, डम्बेल शेप के गार्ड सेल्स। ये देखो, ये ए वाली फिगर में स्टोमेटा दिख रहा है ओपन। ए वाली फिगर देखो, ये रहा ए वाली फिगर, जिसमें कि स्टोमेटा का इतना बड़ा होल आपको दिखाई दे रहा है। ये दो गार्ड सेल हैं, डम्बेल शेप के प्रेजेंट हैं। वॉल्स जो है इनकी एंड वॉल्स यहाँ से थिन है, और मिडिल में जो है यहाँ पे थिक वॉल्स प्रेजेंट है। समझ में आ गई? ये जो बी फिगर है वो क्या दिखा रहा है? स्टोमेटा क्लोज है। ये बी फिगर देखो, यहाँ पे स्टोमेटा का अपर्चर नहीं दिखाई दे रहा, गार्ड सेल्स जो है डम्बेल शेप की है। अब डाइकॉट्स वाला देख लो, ये जो है ये स्टोमेटा जहाँ पे क्लोज दिखाई दे रहा है, जरा सी कैविटी है बिल्कुल, यहाँ पे होल है, सॉरी, और ये जो बी वाला है स्टोमेटा ओपन दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा होल है अपर्चर। तो ये फिगर आप बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब पढ़ते हैं हम मैकेनिज्म के बारे में। अभी तक तो ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म अब पढ़ते हैं।
टर्गर ऑपरेटेड वॉल्व की तरह काम करते हैं, क्योंकि टर्जिडिटी के अकॉर्डिंग इनकी मूवमेंट हो रही है ना कि ये ओपन होंगे या क्लोज होंगे, तो टर्गर ऑपरेटेड वॉल्व होते हैं ये। ठीक है, कैसे इनका रेगुलेशन होता है ओपनिंग क्लोजिंग का, कि जो गार्ड सेल है मैंने बताया था उसकी टर्जिडिटी इंक्रीज होती है तब ये स्टोमेटा ओपन होती है। अब देखो टर्जिडिटी कब इंक्रीज होगी, गार्ड सेल वो ठोस कब बनेगा, जब उसके अंदर वाटर मूव करेगा और वो स्वेल करेगा। वाटर कब मूव करेगा, जब गार्ड सेल के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन कम होगा, तभी तो वाटर मूव करेगा ना गार्ड सेल के अंदर। वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, इसका मतलब वहां पर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन गार्ड सेल का बढ़ जाता है, यानी कि वाटर वहां पर कम होता है, तो फिर वाटर उसके अंदर मूव करने लगता है। जब वाटर मूव करने लगता है तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है, और जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। समझ में आ गया। Whenever the stomata osmotic concentration decreases, और जब देखो गार्ड सेल में जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है अगर वो डिक्रीज कर गई, कम हो गई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा हो गया, यानी कि अब वाटर क्या करेगा, वहां से बाहर की तरफ मूव करेगा, इट विल मूव आउट। और जब वाटर जो है गार्ड सेल से निकल के बाहर की तरफ मूव करेगा तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में इंक्रीज या डिक्रीज होने से ही ऐसा हो रहा है। और ये जो पूरी थ्योरी है इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी, कैसे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी। लेकिन जो बहुत ही एक्सेप्टेड थ्योरी है वो क्या है, पोटेशियम पंप थ्योरी। ठीक है, पोटेशियम पंप थ्योरी को हम एक्टिव के आयन ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। देखो दो जापानीज साइंटिस्ट थे, एस यामामुरा एंड एम फ्यूजिनो। ठीक है, तो इन्होंने क्या शो किया कि गार्ड सेल्स के अंदर के आयन एक्यूमुलेट करते हैं जब स्टोमेटा ओपन होता है। कैसे करते हैं वो भी आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा स्टोमेटा ओपन होंगे कब, जब गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन एक्यूमुलेट हो जाएगा। बाद में लेविट ने बताया कि कैसे इन्फ्लक्स होता है पोटेशियम आयन का गार्ड सेल के अंदर, कि आते कैसे हैं ये पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर, और इनका क्या रोल है स्टोमेटा की मूवमेंट में। तो ये जो है ये थ्योरी हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो लाइट के प्रेजेंस में स्टोमेटा ओपन होते हैं। कैसे होते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है ना, कि जो गार्ड सेल है उनके अंदर जो स्टार्च होता है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, किसमें, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में, यानी कि वो इनकम्प्लीटली उसका ऑक्सीडेशन हुआ, फिर वो स्टार्च जो है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो गया। बाद में ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में जाके फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। और जब ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, इसके लिए एक एंजाइम की हेल्प चाहिए होगी, उस एंजाइम को हम बोलते हैं पेप्केस, यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब ये जो मैलिक एसिड बन गया ये डिसएसोसिएट होता है, टूटता है। किसमें टूटता आयन यानी कि प्रोटॉन। अब ये दोनों चीजें गार्ड सेल में ही थी, मैलेट आयन और प्रोटॉन। अब ये जो प्रोटॉन है, ये जो H आयन है, ये गार्ड सेल से निकल के एपिडर्मल सेल्स में चले गए। ठीक है, और जो पोटेशियम आयन था वो एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल में आ गया। अब ये जो H आयन था, प्रोटॉन था, जो गार्ड सेल से बाहर गया, और जो पोटेशियम था जो बाहर से अंदर आया गार्ड सेल में, इसके लिए हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंज पंप चाहिए था। अब गार्ड सेल के अंदर जब के आयन आ गया तो उसको बैलेंस किसने किया, जो ऊपर मैलेट आयन्स थे। भाई मैलिक एसिड ब्रेक होके मैलेट और H आयन बना था ना, तो H आयन तो बाहर चले गए, मैलेट वहीं पे रह गए, तो वो मैलेट के आयन्स इस पोटेशियम आयन को बैलेंस करेंगे जो अंदर आया है गार्ड सेल के। उसके अलावा कुछ क्लोरीन आयंस भी होते हैं जो इस पोटेशियम को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंज के लिए पंप लगा था, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बाहर गया, पोटेशियम अंदर आया, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। अब जैसे ही पोटेशियम आयन अंदर इंक्रीज हुआ गार्ड सेल के अंदर, मैलेट आयन भी वहाँ पर था, तो इन दोनों ने मिलकर पोटेशियम मैलेट बना दिया। वो पोटेशियम मैलेट जो है गार्ड सेल के वैक्यूल में जाके स्टोर हो गया, जिसकी वजह से वहाँ की गार्ड सेल की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ गई। जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ गई तो वाटर अंदर आएगा गार्ड सेल के, जब वाटर अंदर आएगा तो गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। तो ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आपको अभी भी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बैक जाके आप एक बार और सुन लीजिए। रिटर्न जो मटेरियल यहाँ पीपीटी में आपको दिख रहा है, इसको एक बार रीड कर लीजिए, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आगे जाके ये फिगर भी है, ये देखो मैंने क्या बताया था कि स्टार्च जो प्रेजेंट होता है गार्ड सेल के अंदर, वो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में। फिर वो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट पेप्केस की हेल्प से, यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज की हेल्प से पहले ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में जाता है और फिर फाइनली वो मैलिक एसिड बना देता है। फिर मैंने कहा था मैलिक एसिड डिसएसोसिएट होता है, ब्रेक होता है, किसमें, एक तो मैलेट आयन में और दूसरा हाइड्रोजन आयन में। मैंने बताया था हाइड्रोजन आयन देखो बाहर की तरफ मूव कर गया और
में बाहर से क्या हुआ, पोटेशियम आ गया। यहाँ कौन सा पंप लगा था, हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंज पंप। ये एक्टिव प्रोसेस है, इसके लिए इसमें एक एटीपी भी खर्च हो गई। ठीक है, अब ये जो मेलेट, जो इधर से पोटेशियम आया था, ये रहा वो पोटेशियम, ये रहा मेलेट आयन, तो इसने मिलकर बनाया पोटेशियम मेलेट, जो कि अंदर गया और वैक्यूल के अंदर, ये वैक्यूल का, ठीक है, ये वाला। अब इस वैक्यूल में आके क्या हुआ, यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो फिर वाटर विल मूव इनसाइड द गार्ड सेल। समझ में आई? टर्जिडिटी इंक्रीज हुई, स्टोमेटा ओपन हो गया। ये डे में साइकिल चल रही थी। अब नाइट में क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज कैसे हो जाते हैं नाइट में? नाइट में क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा होता नाइट में। जब फोटोसिंथेसिस उस टाइम पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है सब स्टोमेटल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब एक इनहिबिटर हार्मोन होता है जिसको हम एब्सिसिक एसिड कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है CO2 के प्रेजेंस में। जब CO2 यूज नहीं हो रही, CO2 की कंसंट्रेशन वहाँ पे बढ़ गई है, तो इसकी वजह से इनहिबिटर हार्मोन यानी कि एब्सिसिक एसिड वहाँ पे एक्टिव हो गया। अब ये क्या करता है, ये पोटेशियम आयन का अपटेक नहीं होने देता। ठीक है, जो पोटेशियम आयन पहले गार्ड सेल के अंदर आ रहा था वो उसको रोक देता है, उसको इनहिबिट कर देता है ये एब्सिसिक एसिड। कैसे इनहिबिट कर देता है कि जो गार्ड सेल्स की मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी को चेंज कर देता है फॉर पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जो पोटेशियम आयंस हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड बैक टू एपिडर्मल सेल। फिर क्या होता है, पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर आ नहीं पाते, वो एपिडर्मल सेल्स में वापस चले जाते हैं फ्रॉम द गार्ड सेल, और जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन नहीं हो पाता है, वो क्लोज रहती है। तो ये फिगर था जिसकी वजह से जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आया होगा। सो होप कि दिस लेक्चर वॉज यूजफुल फॉर यू, और फिगर भी